अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज बायोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज की क्लास में हम इस चैप्टर से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और किस ब्रांच में हम क्या चीज स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ब्रांचेस क्यों की जाती है। साइंस में हमने देखा लास्ट क्लास में कि साइंस में 3 अहम ब्रांचेस बनाई गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 ब्रांचेस आ गई। और अब हम बायोलॉजी में भी ब्रांचेस बनाने जा रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर भी हम ब्रांचेस कर रहे हैं। तो ये ब्रांचेस क्यों की जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टीचर है और इस टीचर के पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की कॉपीज है जो इस टीचर को चेक करती है। मैथ की भी इसके पास कॉपीज है, साइंस की भी और इंग्लिश की भी। अब यहाँ इस टीचर के पास काम का बर्डन हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है इस टीचर के पास, क्योंकि इसके पास हर किस्म के सब्जेक्ट की कॉपीज मौजूद है। तो ये अपने काम को आसान करने के लिए क्या करती हैं जी ये टीचर, ये 3 टीचर्स में अपनी कॉपीज को डिवाइड कर देती है। जो मैथ की कॉपीज हैं वो एक मैथ के टीचर्स को दे दी जाती हैं, जो साइंस की कॉपीज हैं वो साइंस के टीचर को दी जाती हैं, और जो इंग्लिश की कॉपीज हैं वो इंग्लिश के टीचर को दी जाती है। यानी हमारे इस टीचर ने क्या किया, इसने अपने पास जो कॉपीज मौजूद थी वो इसने 3 टीचर्स में डिवाइड की। अब हर टीचर के पास सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपीज आती है। मैथ के टीचर के पास सिर्फ मैथ की कॉपीज है, साइंस के टीचर के पास सिर्फ साइंस की कॉपीज है, इंग्लिश के टीचर के पास इंग्लिश की कॉपीज है। तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने देखा कि जब एक शख्स पे बहुत ज्यादा काम है तो उसने उस काम को तकसीम कर दिया। और अब जो आपके ये 3 टीचर्स हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश के, इनके पास काम का बर्डन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की कॉपीज है और बस उन्होंने सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की कॉपीज को चेक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जब एक काम ज्यादा था हमने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ बंदों में, और अब हर बंदे के पास काम का बर्डन नहीं है, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की कॉपीज को उसने चेक करना। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस हम तकरीबन अपनी डेली लाइफ में आमतौर पर कर रहे होते हैं। आप अगर अपने स्कूल की एग्जाम्पल लें तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको 7 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। अगर एक ही टीचर आपको ये 7 सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उस टीचर पर बर्डन हो जाएगा, उस टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा उस पर काम का, अगर उसने ही आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाना है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपका स्कूल क्या कर रहा है, आपके स्कूल ने 7 सब्जेक्ट्स के लिए 7 टीचर्स को हायर करा है। अब एक टीचर आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाएगा, एक टीचर आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एक टीचर आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएगा, एक टीचर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएगा। ये क्या किया स्कूल ने, काम को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, किसी भी टीचर के पास काम का बर्डन नहीं आ रहा। हर टीचर एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को बस आपको पढ़ाएगा, एक खास सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएगा, किसी टीचर के पास बर्डन नहीं आ रहा। सिमिलरली हम अपने घर के अंदर भी अक्सर करते हैं, अगर हमें अपने घर को साफ करना होता है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं जी, जो हम बहन भाई होते हैं इनमें काम को तकसीम कर देते हैं। बड़े भाई को कुछ काम दे दिया जाता है, छोटे भाई को कुछ काम दे दिया जाता है, बड़ी बहन को कुछ काम दे दिया जाता है, छोटी बहन को कुछ काम कर दे दिया जाता है। ये क्या हुआ, ये भी आपने काम को तकसीम कर दिया। अब काम तकसीम करने से क्या हुआ, किसी भी शख्स के पास काम का बर्डन नहीं है। हर शख्स के पास एक पर्टिकुलर काम है, एक पर्टिकुलर जॉब है, बस उसने वही करना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये होता है ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट, कि जब आपके पास बहुत ज्यादा मालूमात हो जाती है, जब आपको बहुत ज्यादा चीजें स्टडी करनी होंगी साइंस में, आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, आप मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दोगे, हर ब्रांच में एक पर्टिकुलर चीज स्टडी की जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा कि साइंस में जो है वो हर चीज की स्टडी को आप साइंस कह रहे हो, इसमें मैटर भी आ जाता है, एनर्जी भी आ जाती है, जानदार भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया साइंस में, बहुत ज्यादा चीजें हैं जी साइंस के अंदर स्टडी करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने साइंस में 3 ब्रांचेस बना दी। जानदारों को स्टडी करने के लिए हमने बायोलॉजी बना दी, मैटर को स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री बना दी, और एनर्जी और मैटर को स्टडी करने के लिए हमने फिजिक्स बना दिया। ये क्या किया हमने, साइंस के जो स्टडी थी, साइंस के अंदर जो मालूमात थी, हमने उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हर हिस्से के अंदर ज्यादा बर्डन नहीं है, हर हिस्से के अंदर एक पर्टिकुलर चीज है जी, उसकी मालूमात है।
सिमिलरली अब हम बायोलॉजी में भी यही करते हैं। जब बायोलॉजी में हमारे पास बहुत ज्यादा मालूमात हो जाती है, फिर हम बायोलॉजी को भी डिवाइड करेंगे। अब चूंकि बायोलॉजी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बायोलॉजी जो है वो जानदार की स्टडी को कहा जाता है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ लाया करती है? प्रॉब्लम यहाँ लाया करती है कि खाली एक जानदार तो नहीं है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 लाख के करीब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद है। यानी कि बायोलॉजी में आपको ये 15 से 20 लाख ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, ये कोई इजी काम नहीं होता, बहुत सारा काम हो गया। 15-20 लाख ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, प्लस फिर हर ऑर्गेनिज्म के आपने तमाम एस्पेक्ट को स्टडी करना होता है। उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होगा, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होगा, उनके पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, किस तरीके से काम करते हैं। फिर इन ऑर्गेनिजम्स में आपस में क्या लिंक है, हजारों मालूमात हो जाती है आपकी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या हो गई? एक बहुत बड़ी साइंस बनती जा रही है, क्योंकि 15-20 लाख ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है आपने, और फिर हर ऑर्गेनिज्म की भी पता नहीं कितनी आपको मालूमात जो है वो स्टडी करनी है। तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत बड़ी हो गई बायोलॉजी। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब बायोलॉजी को तकसीम करना होगा। बायोलॉजी में हमें ब्रांचेस बनानी होंगी, हर एक ब्रांच के अंदर हम पर्टिकुलर चीजों को स्टडी करेंगे। सेम लाइक बिल्कुल जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब टीचर के पास बहुत ज्यादा बर्डन था तो उसने क्या किया, उसने अपने काम को तकसीम कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी में चूंकि बहुत सारी मालूमात है, 15-20 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं और उन ऑर्गेनिजम्स की हर किस्म की मालूमात है, तो अब हम बायोलॉजी में भी ब्रांचेस बनाने जा रहे हैं। अब हम बायोलॉजी में भी ब्रांचेस बनाएंगे और हर ब्रांच के अंदर हम पर्टिकुलर चीजों को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब बायोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि बायोलॉजी में ब्रांचेस बनानी चाहिए, तो इन्होंने देखा कि हमारे पास दुनिया में कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इन्होंने 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स को पाया। ये शुरू की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि शुरू में जब बायोलॉजी में ब्रांचेस बनाने की जरूरत पेश आई तो देखा गया कि हमारी दुनिया में 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एनिमल्स। एनिमल्स पहले किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को। अब स्टूडेंट्स, ये वर्ड जरा गौर तलब है, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप वर्ड बहुत यूज होगा आपकी बायोलॉजी में। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड इनसाइड द बॉडी। ये अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, मजबूरन इनको खाना अपने एनवायरनमेंट से लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लॉइन, जितने भी इंसेक्ट हैं, इवन के ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। हम भी अपना खाना हमारी बॉडी के अंदर तैयार नहीं होता। हमें जब भी भूख लगती है, हमें जब भी खाने की जरूरत होती है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खाना अंदर तैयार नहीं करती, हम अपने एनवायरनमेंट से खाना हासिल करते हैं। KFC गए, बर्गर लिया, खा लिया, एनवायरनमेंट से हासिल किया। किचन में गए, खाना बना हुआ है, हमने खा लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार नहीं करते, हम एनवायरनमेंट से खाना हासिल करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर नहीं होता, बल्कि ये एनवायरनमेंट से फूड हासिल करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल्स का कहते हैं। तो शुरू में कुछ ऑर्गेनिजम्स, तो इनको जो बायोलॉजिस्ट थे उनको कुछ ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉप नजर आए, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना को तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट ने नाम दिया कि दे आर एनिमल्स। तो यूं तो एनिमल्स हो गए जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स आपकी दुनिया में एनिमल्स हो गए। लेकिन एनिमल्स के अलावा बायोलॉजिस्ट ने कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्कवर किया हमारी दुनिया में, जो एनिमल्स से जरा डिफरेंट है। दे आर कॉल्ड प्लांट्स। उनको हम प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। प्लांट्स ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं जी? ये बिल्कुल हेटरोट्रॉप के अपोजिट होते हैं। ऑटोट्रॉप कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार कर सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। ये अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार कर लेते हैं। जितने भी पौधे हैं आपके, आप इन पौधों को बाहर से खाना हासिल करते हुए नहीं देखते। आप ये नहीं देखते कि प्लांट जो है वो KFC का बर्गर खा रहा है या बाहर दस्तरखान में लगी बिरयानी खा रहा है, नहीं। दे प्रिपेयर देयर फूड इनसाइड। ये अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार करते हैं। कैसे? एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हम आगे के चैप्टर्स में इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये अपनी बॉडी के अंदर ही खाना बना लेते हैं, इन्हें एनवायरनमेंट से खाना हासिल करने की जरूरत नहीं पेश आती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो बायोलॉजिस्ट ने जब शुरू में ऑर्गेनिजम्स देखे तो इनको दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स नजर आए, एक कहलाते थे हेटरोट्रॉफ्स, एक कहलाते थे ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार नहीं कर सकते, बाहर से हासिल करते हैं। जबकि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपनी बॉडी में खाना तैयार कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जितने भी हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स थे, बायोलॉजिस्ट ने उनको नाम दिया जी दे आर एनिमल्स। और जितने भी ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स थे, बायोलॉजिस्ट ने उनको नाम दिया प्लांट्स। तो दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो गए, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। तो जब दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हुए तो फिर बायोलॉजी में शुरू में दो ब्रांचेस बनाई गई, दो मेजर ब्रांचेस बन गए। एनिमल्स को स्टडी करने के लिए, यानी वही हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच बनाई गई, उसका नाम रखा गया ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हो। और एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ। एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। एनिमल्स को स्टडी करने के लिए आपने क्या बना दी? आपने पहली ब्रांच बना दी बायोलॉजी में, जिसका नाम रखा ज़ूलॉजी। जबकि प्लांट्स को स्टडी करने के लिए दूसरी ब्रांच बनाई गई, इसका नाम रखा गया बॉटनी। बॉटनी क्या हो गई? बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो यूं चूंकि दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे, लिहाजा बायोलॉजी में शुरू में दो ब्रांचेस बन गई, एक ज़ूलॉजी और एक बॉटनी। ज़ूलॉजी में आपने एनिमल्स को स्टडी करना होगा और बॉटनी में आपने प्लांट्स को स्टडी करना होगा। अब बायोलॉजी का थोड़ा सा बर्डन हल्का हो गया। बायोलॉजी में तो आपने सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स पढ़ने थे, अब आपने प्लांट्स को स्टडी करना है तो बॉटनी पढ़े, एनिमल्स को स्टडी करना है तो ज़ूलॉजी पढ़े। आपने क्या करा? बायोलॉजी में आपने डिवीजन कर, दो बड़ी डिवीजन आ गए, दो बड़ी ब्रांचेस आ गई, ज़ूलॉजी और बॉटनी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ? उसके बाद एक नए किस्म के ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये नए किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स के बाद एक और किस्म के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए, इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी नॉर्मल आंखों से ये नजर नहीं आ सकते। आप अपनी नेकेड आईज से इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। एक स्पेशल एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है इन ऑर्गेनिजम्स को। दे कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। नॉर्मल नेकेड आईज से आपको नजर नहीं आएंगे, आपको अगर इन्हें देखना है तो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तब जाके ये ऑर्गेनिजम्स लोगों ने डिस्कवर किए। गैलीलियो नाम का एक इटालियन था, उसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। और उसके बाद जब लोगों ने उस माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उनको जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स नजर आए जो कि नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, पानी में पाया जाता है। बैक्टीरिया जो हमें बीमार कर देता है, यूग्लेना जो बिल्कुल प्लांट की तरह एक ऑटोट्रॉफ होता है। ये तीनों और भी बहुत सारे हैं, बट ये तीनों की अगर हम एग्जाम्पल लें तो तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तीनों हमें नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते, हम माइक्रोस्कोप से ही इनको देख सकते हैं। तो अब तीसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स आ गए प्लांट्स और एनिमल्स के बाद। अब एक तीसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिहाजा अब इनके लिए भी एक ब्रांच बनानी पड़ेगी हमें बायोलॉजी में। तो हमने ज़ूलॉजी और बॉटनी के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमने अब तीसरी मेन ब्रांच बनाई बायोलॉजी में, और उस ब्रांच का नाम रखा गया माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नॉर्मल नेकेड आईज से नजर नहीं आते, हम माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यूं बायोलॉजी में तीन किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे और तीन किस्म के जो है आपकी ब्रांचेस थे, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में आप एनिमल्स को स्टडी करते हो, बॉटनी में आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं,
और माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो यूं शुरू में ये 3 ब्रांचेस हमारी बायोलॉजी में बनी थी और इन 3 ब्रांचेस को हम कहते हैं कि दे आर द मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ये हमारी बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेस हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे हम बायोलॉजी में तरक्की करते गए, हम और ज्यादा रिसर्च बढ़ाते गए, हमने इनको स्टडी किया, तो पता चला जी बायोलॉजी में और सारी ब्रांचेस बनाने की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजी में मजीद नई नई ब्रांचेस बनती गई और बहुत सारी, तो आज बहुत सारी बायोलॉजी में हमारे पास ब्रांचेस मौजूद हैं। उनमें से चंद जो हमारी बुक में हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक ध्यान में रखिएगा कि 3 मेजर ब्रांचेस हैं आपके पास बायोलॉजी। एक है ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एक है बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एक है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। ये 3 हमारी बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल्स कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स क्या है जी? प्लांट्स ऑटोट्रॉप है, और ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आइज से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से हम इनको व्यू करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देखते हैं। बायोलॉजी में रिसर्च बढ़ती गई, बायोलॉजी में हम बहुत आगे चले गए, बहुत ज्यादा रिसर्च करी, तो हमें महसूस हुआ कि हमें बायोलॉजी में बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनाने की जरूरत है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजी में मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई। अब उनमें से चंद ब्रांचेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। याद रखिएगा, जो बुक में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, क्या ये सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं? इसका जवाब है नहीं। इसके अलावा भी हमारी बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बस ये हमारी चंद है उनमें से, चंद इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कह लें। तो फ्यू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहरी बनावट जो होती है कि वो बाहर से कैसे दिखता है। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने बायोलॉजी में एक ब्रांच बनाई और उसका नाम रखा गया मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वो बाहर से कैसे दिखता है, उसकी बैरूनी साख्त कैसी है, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच बनाई गई उसका नाम था मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक बी, एक मक्खी है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी करें, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि इसकी बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम है। एक आगे का हिस्सा जो है वो हेड है, फिर सेंटर पोर्शन जो है वो थोरैक्स होता है, और फिर आखिरी पोर्शन जो है वो इसका एब्डोमेन। इसके अलावा इसकी बॉडी में एक्सटर्नल आपको क्या नजर आ रहा है जी? 2 आईज हैं, कुछ जॉइंटेड लेग्स हैं, विंग्स मौजूद है। तो ये होती है इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी हमने इस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को पढ़ा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको आप कहते हो मॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से एक ब्रांच बनाई गई ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, यानी कि अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए आपने मॉर्फोलॉजी बनाई। अब ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है, कहाँ फिट हुए में, कहाँ लगे में, क्या काम कर रहा है, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच बनाई गई वो थी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है जी? एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद फिर अब ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इंसान के अंदर ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, तो ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, इनके फंक्शंस को स्टडी करना, इनके काम करना, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, काम करने का तरीकाकार क्या है, इन पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए भी आपने एक बायोलॉजी में एक ब्रांच बना दी और उसका नाम रखा गया फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनके काम करना, वो काम किस तरह करते हैं, उनके काम को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। 3 ब्रांचेस हो गई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में आप ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके काम को स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास बनेगी वो है जिस सेल को स्टडी करना। सेल को स्टडी करने के लिए हमने बायोलॉजी में एक ब्रांच बनाई, पर सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज सेल?
सेल क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा एक सेल का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि सेल क्या होता है। बहरहाल इस सेल को मुकम्मल तौर पर हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर है आपके पास इस सेल का। तो सेल को स्टडी करने के लिए हम जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं जी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी स्टूडेंट्स? अगर आप दुनिया की हर चीज की बनावट देखें तो उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप उन छोटी छोटी चीजों को मिलाते हैं, आपके पास एक बड़ी चीज बन जाती है। फिर आप उस बड़ी चीज को मजीद मिलाएंगे और एक और नई बड़ी चीज बनती जाएगी। छोटी छोटी चीजों को मिलाते जाओगे, बड़ी बड़ी चीज बनेगी, फिर आप उनको मिलाओगे तो फिर और नेक्स्ट हायर चीज बन जाएगी, फिर नेक्स्ट हायर, इस तरीके से आपके पास चीजें बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक छोटी सी चीज है, लेट्स से ब्रिक, ईंट है जिसको आप कहते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी ईंटों को मिला ले हुए तो आपके पास क्या बन जाएगा? बिल्डिंग बन जाती है। बहुत सारी आपने छोटी छोटी बिल्डिंग्स को, छोटी छोटी ब्रिक्स को मिलाया तो आपको एक बड़ा लेवल मिल गया, एक बड़ी चीज मिल गई, बिल्डिंग। अब आप इन बिल्डिंग्स को मिलाते हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बिल्डिंग्स को लें और आपस में इन सारे बिल्डिंग्स को मिला लें तो आपके पास पूरा शहर बन जाता है, अ सिटी। फिर इसी जैसे बहुत सारे सिटीज को आप मिला लेते हैं, आपके पास एक बड़ी चीज बनती है, कंट्री, मुल्क। और बहुत सारे मुल्क को मिला ले तो आपकी ये दुनिया बनी है। तो आपकी दुनिया की बनावट कैसी है? एक छोटी चीज से स्टार्ट हो रही है, ब्रिक, ईंटों से। आपने ब्रिक्स को मिलाया, एक बड़ी चीज बन गई आपके पास बिल्डिंग, बिल्डिंग को मिलाया, एक बड़ी चीज बन गई आपके पास सिटी, सिटी को मिलाया आपने कंट्री बनता है, कंट्री को मिलाया आपने वर्ल्ड बनता है। बिल्कुल ऐसे बेतहाशा एग्जाम्पल्स है हमारे पास इस चीज के। आप अगर अपनी बुक्स की एग्जाम्पल लें तो आपकी बुक्स में जो सबसे छोटी चीज होती है वो होते हैं अल्फाबेट्स, ABCD, ये वाले अल्फाबेट्स। दे आर द स्मॉलेस्ट थिंग इन योर बुक, सबसे छोटी चीज आपकी बुक। फिर आप इन अल्फाबेट्स को मिलाते हो, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स, अल्फाज बनते हैं। फिर आप इन अल्फाजों को मिलाते हो तो सेंटेंसेस बनते हैं, जुमले। आप मुख्तलिफ अल्फाजों को, 3-4 अल्फाजों को मिलाओगे तो सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस को आप मिला लेते हैं तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को आप मिलाते हैं तो पेज बनता है, और पेजेस को आप मिलाते हैं तो जाके बुक बनता है। देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी चैप्टर में हम इसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ये किताब की बनावट मैंने आपको बताई, जिस तरह दुनिया की बनावट बताई, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी इनकी बनावट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर तो सबसे छोटी चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग होती है वो होता है सेल। ये सबसे छोटी चीज होती है, सेल। फिर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और आपको एक थोड़ी बड़ी चीज मिलती है, उसको आप कहते हो टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो आपको एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी चीज मिलती है, ये आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ऑर्गन्स हम कहते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, दे आर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, ये जो आपका हार्ट होता है ये किस तरह बना हुआ है? टिश्यूज से बना हुआ है। और टिश्यूज कैसे बने हुए? सेल्स से बने हुए। तो सेल्स कंबाइन किया हमने, टिश्यूज बना, टिश्यूज को हमने कंबाइन किया, ऑर्गन्स बना। फिर जब हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर जब मुख्तलिफ सिस्टम्स को आप कंबाइन करोगे तो जाके आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है ना। वो बिल्कुल इसी तरह की बनावट जिस तरह भी आपको ऊपर बुक में बताया, आपको दुनिया की कंस्ट्रक्शन में बताया, आपको छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, बड़ी चीज बनती है, फिर वो बड़ी चीजें मिलेंगी और बड़ी चीज बनती है, फिर और बड़ी चीजें मिलेंगी तो नेक्स्ट हायर लेवल बनता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसी चैप्टर में हम आगे जाके इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ह्यूमन की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जहां से स्टार्ट हो रही है, जो सबसे छोटी चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, उसको आप कहते हैं सेल। ये सेल बड़ी कमाल की चीज होती है। ये सेल जिंदा होता है, ये लिविंग होता है, ये सेल जिंदा होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये भी तकरीबन वो तमाम काम कर रहा होता है जो एक जानदार करता है। ये भी खाना हासिल करेगा, ऑक्सीजन भी हासिल करता है, ये खाना तोड़ता है, उसमें से एनर्जी निकालता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करता है ना, वो आपका सेल भी कर रहा होता है। तो ये पूरी एक आप समझ लें, पूरी फील्ड है सेल, पूरी एक मालूमात है इसके अंदर। तो अब इन सेल्स को स्टडी करने के लिए आपने जो बायोलॉजी की ब्रांच बनाई है उसको आप कहते हो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में आप ये सेल्स को स्टडी करते हो, जो मैंने आपको बताया। साइटोलॉजी का एक और नाम है सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होगा? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स।
साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के काम करेंगे, सेल के फंक्शंस कर रहे होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये पूरा एक हमारे पास आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पूरी डिटेल में, वो चैप्टर साइटोलॉजी का ही, और उसमें हमने पूरी डिटेल में ये सेल्स को भी देखना है, सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी स्टडी करना होगा, देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो आई होप सेल आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। इन छोटे छोटे सेल्स को हम कह रहे होते हैं कि इन छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तर्ज पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। तो इन सेल्स को स्टडी करना साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरीके से अभी आपने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये जो सेल्स होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो जो नेक्स्ट हायर लेवल आपके पास आता है उसको आप कहते हो टिश्यू। तो टिश्यू को भी स्टडी करने के लिए हमने एक ब्रांच बनाई है बायोलॉजी में। तो टिश्यूज को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होगा? हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो सेल्स को स्टडी करने के लिए आपने साइटोलॉजी बनाई, टिश्यूज को स्टडी करने के लिए आपने हिस्टोलॉजी बनाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ब्रांच बनानी है वो क्लासिफिकेशन के लिए बनानी है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें सिमिलैरिटीज हैं, ये सिमिलर हैं एक दूसरे से कुछ हद तक। अगर आप बिल्ली को देखें, शेर को देखें, लॉयन को देखें, चीते को देखें, तो आप में इनमें कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएगी। इसी तरीके से चिंपैंजी को देखें, बंदर को देखें, ह्यूमन को देखें, तो हमें इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। तो इन सिमिलैरिटीज की बुनियादों पर हमने क्या किया हुआ है? हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में तकसीम किया। ये ग्रुप्स में तो तकसीम होती है, ये जो आप ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना लेते हो, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले आप उनका एक बड़ा ग्रुप बनाते हो, किंगडम्स कहते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप बनता है उसको फाइलम कहते हैं, फिर छोटे ग्रुप, मज़ीद छोटे ग्रुप होते हैं क्लास, फिर एक ग्रुप होते हैं ऑर्डर्स, फिर फैमिली, फिर जेनस, और फिर ये स्पीशीज जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस। इनमें हमने जो है ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करना होता है सिमिलैरिटीज के बुनियाद पे, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है जी? ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज की बुनियादों पर हमने मुख्तलिफ बायोलॉजी में मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ। इस तकसीम का तरीक़ाकार, इस तकसीम की स्टडी, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए ये किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और किन बुनियादों पर वो ग्रुप्स बनाए गए, तो इस पूरी क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए हमने बायोलॉजी में एक ब्रांच बनाई है, इसका नाम रखा है हमने टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। कोई सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बुनियादों पर जो आपने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं आप, और उनके फिर जो नाम रखे जाते हैं, इन सारी चीजों को स्टडी जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका एनवायरमेंट बहुत मायने रखता है। आपने अभी देखा हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अपना खाना अपनी बॉडी में तैयार नहीं कर सकते। क्या करते हैं? ये एनवायरमेंट से हासिल करते हैं अपना खाना। इवन के जो ऑटोट्रॉप होते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार करते हैं, वो भी अपने एनवायरमेंट पर डिपेंड होते हैं। उन्हें भी अपने एनवायरमेंट से गैस चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है। तो एनवायरमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मायने रखता है। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी फिशेस होती हैं, मछलियां, इनका एनवायरमेंट क्या है? पानी। अगर आप इनका एनवायरमेंट चेंज कर दो, आप इनको खुश्की में ले आओ, मर जाएंगी। एनवायरमेंट तब्दील किया आपने, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर रहे। इसी तरीके से इंसान जो होते हैं, इनका एनवायरमेंट क्या है? टेरेस्ट्रियल होता है, लैंड, खुश्की। अगर आप इनको पानी में डाल दें तो ये मर जाएंगे। आपने क्या किया? इनका एनवायरमेंट चेंज कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एनवायरमेंट भी हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से ये चीजें हासिल कर रहे होते हैं। एनवायरमेंट, ये अपने जो वेस्ट होता है वो अपने एनवायरमेंट में निकालते हैं। इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है इनके एनवायरमेंट पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो इनके एनवायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए फिर हमने एक बायोलॉजी में ब्रांच बनाई, इसका नाम रखा हमने इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो ताल्लुक होता है और एनवायरमेंट से जो उसका ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होती है, इसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं।
इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो ताल्लुक होता है उसके आधार बात है, आपका जो दोस्त है वो आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है ना, आपके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद है वो आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो आप ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके ताल्लुक को और एनवायरमेंट के ताल्लुक, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी, हमने डेवलपमेंट के लिए बनानी है। हम जानते हैं कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप से पैदा होता है, माँ बाप में गैमेट्स होते हैं, वो मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर ये जाइगोट डेवलप करके जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में दो गैमेट्स होते हैं, वो मिलते हैं और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डेवलप होकर अंडे में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एग किस तरीके से डेवलप होगा और डेवलप होकर एक नया चूजा बन जाता है, ये तकरीबन हर ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। इंसानों में भी होता है, इंसानों में भी गैमेट्स होते हैं, ये मिलते हैं, जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो कि एक सेल के बराबर होता है, ये एक सेल वाला जाइगोट पूरे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, एक नए इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, एक नए इंसान में डेवलप हो जाता है। तो ये जो एक सेल वाला जाइगोट है ये किस तरीके से एक पूरे इंसान में, पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है, इस डेवलपमेंट को, जाइगोट की डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हमने एक ब्रांच बनाई, इसका नाम रखा एम्ब्रियोलॉजी। So embryology क्या हुई? Embryology is the branch of biology that deals with the study of changes occurring during the development of zygote up to an organism। यानी एम्ब्रियोलॉजी क्या है जी? एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चेंजेस को स्टडी करते हैं जो जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट में आ रही होती है, ताकि वो जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाए। सीधे से सादे से अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो जाइगोट किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, जाइगोट में जो तब्दीलियां आ रही हैं जिससे जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इन तब्दीलियों को, इन चेंजेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से ताल्लुक के लिहाजा इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है वो पास्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए बनाई। आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी दुनिया में एक जमाने में हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गए, अब उनका नामो निशान मिट गया। अब आपको वो फॉसिल्स की सूरत में जमीन के अंदर हड्डियों की सूरत में उनके बकाया जात आपको मिलते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसकी डायनासोर है। डायनासोर एक जमाने में आपकी इस दुनिया में घूमा फिरते थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, उनका एक भी जानदार स्पीशी मौजूद नहीं। अब बस आपको ये कैसे मिलते हैं जी? ये फॉसिल्स की सूरत में आप जमीन खोदते हैं, इनकी बकाया जात, इनकी फॉसिल्स आपको हड्डियों की सूरत में, बकाया जात की सूरत में आपको जमीन से मिलती है। तो उन फॉसिल्स को स्टडी करके इन पास्ट ऑर्गेनिज्म को पूरा स्टडी करें, तो इसके लिए हमने एक ब्रांच बनाई, इसका नाम रखा पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी क्या है जी? पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो पास्ट में होते थे, अब वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और अब बस हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं पत्थरों के अंदर, और हम उन फॉसिल्स की मदद से इन मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी जीन्स की स्टडी करने के लिए। जीन्स को स्टडी करने के लिए हमने एक ब्रांच बनाई हुई है, लेकिन सवाल फिर वही आता है, व्हाट इज जीन? ये जीन क्या होता है? अभी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल को स्टडी किया। हमने देखा कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि आपका ये जो सेल्स होते हैं ये जिंदा होते हैं, इनके अंदर पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स में से एक बहुत ही अहम ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है। मैं अभी यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। धागे की तरह होते, पतले पतले से, आमतौर पर तो ये आपको नजर भी नहीं आते। क्रोमोसोम्स कहा जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अगर हम छोटे छोटे से सेगमेंट्स बना ले, छोटे छोटे से टुकड़े बनाए, छोटे छोटे से टुकड़े कर ले, अगर हम इसके सेगमेंट्स बना ले, तो उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हुई? आपके सेल्स के अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम, और अगर आप क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं, उन टुकड़ों को आप कह रहे होते हो जीन्स। इन जीन्स की खास बात ये होती है कि आपकी तमाम मालूमात इन जीन्स में स्टोर हुई होती है।
आपकी जितनी भी मालूमात होती है, आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपका ब्लड ग्रुप, आपके बॉडी में कौन कौन से प्रोटीन्स बनते हैं, आपकी खाल का कलर क्या है, तमाम जो आपकी मालूमात होती है वो आपके जीन्स में स्टोर हुई भी होती है। और बड़ी अहम चीज होती है जीन्स। ये देखते हैं ना, माँ बाप से जब औलाद पैदा होती है तो वो औलाद जो है वो अपने माँ बाप से मिल रही होती है, शक्ल सूरत में, हुलिये में अपने माँ बाप से मिल रही होती है। वजह क्या है? क्योंकि जो औलाद पैदा हुई है उसके अंदर जो जीन्स है वो माँ और बाप से ही आ रहे होते हैं, यही जीन्स। अब उन जीन्स के अंदर चूंकि माँ और बाप की मालूमात स्टोर हुई होती है, तो जब वो औलाद में आते हैं तो वो मालूमात जो है औलाद में भी आ जाती है। इस वजह से वो अपने माँ या बाप में मिल रहा होता है। तो ये जीन्स जो होते हैं इनमें आपकी मालूमात स्टोर हुई भी होती है, बहुत ही अहम चीजें ये। तो इन जीन्स को स्टडी करने के लिए जो हमने बायोलॉजी में ब्रांच बनाई उसको हमने नाम दिया जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। जीन्स और इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी, अब जाहिर बात है हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं बायोलॉजी में, इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी हमने मालूमात कर ली बायोलॉजी में, तो फिर हमने क्या किया? हमने बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हमने अपने लिए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू भी कर दिए। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं हम अपने लिए, एंजाइम्स बना लेते हैं, दवाई बना लेते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, बहुत सारी। जैसे बैक्टीरिया को आप इस्तेमाल करते हो, आप जो है वो चीज बनाते हैं, दूध से दही बना देते हैं आप बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके। अल्कोहल लोग बना रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस एक होता है पेनिसिलियम, उस पेनिसिलियम नाम की जो है वो एक दवाई होती है वो बनाते हैं। एंजाइम्स बना रहे हैं हम, इंसुलिन टाइप के एंजाइम्स जो है वो हम इन ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनके अंदर चेंजिंग लाते हैं। और चेंजिंग लाने से हमें क्या फायदा होता है? हम उन ऑर्गेनिज्म से फिर कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करने के लिए ये जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, इसके लिए हमने जो बायोलॉजी की ब्रांच बनाई है उसको हमने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, इट इज द बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट हेल्प इंप्रूव आवर लाइफ। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपने लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इस बायोलॉजी की ब्रांच को आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी मेडिसिन वगैरह, दवाइयां जिनको हम कहते हैं ड्रग्स, मेडिसिन, इनको स्टडी करने के लिए, इनको बनाने के लिए, इसके लिए जो हमने बायोलॉजी की ब्रांच बनाई उसका हमने नाम रखा है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। नेक्स्ट है जी, जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट, मच्छर, मक्खियां, ये सारे इंसेक्ट में आ रहे होते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है ये ऑर्गेनिजम्स का। एनिमल्स में आते हैं ये, और एनिमल्स के अंदर जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। तो चूंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, लिहाजा इस ग्रुप को स्टडी करने के लिए भी आपने एक सेपरेट ब्रांच बनाई हुई है जिसमें हम सिर्फ इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी कहा जाता है उस ब्रांच को। तो एंटोमोलॉजी क्या है जी? एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली इंसेक्ट्स। सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है एंटोमोलॉजी में। उसके बाद अगली ब्रांच जो हमारे पास है वो पैरासाइट को स्टडी करने के लिए हमने बनाई। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे खाना हासिल करते हैं, पलटे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है, अपने आप को तो सर्वाइव करता है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाता है, आप बीमार हो जाते हो। वायरस एक पैरासाइट है, आपकी बॉडी में जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आप बीमार हो जाते हैं। फंगस भी कुछ जगहों पर जो है वो पैरासाइट का काम अंजाम देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, खाना वाना हासिल करते हैं, साथ साथ वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट। बहुत ज्यादा किस्म के ऑर्गेनिजम्स है पैरासाइट, तो इसके लिए हमने जो है एक ब्रांच बनाई, इसका नाम रखा हमने पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है जी? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्यून सिस्टम को स्टडी करने के लिए। इम्यून सिस्टम को स्टडी करने के लिए भी हमने एक ब्रांच बनाई।
इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम इंसान की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो ह्यूमन के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, उर्दू में हम कहते हैं इसको कुव्वत मदाफियत। एक सिस्टम पाया जाता है, इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये हमें बीमारियों से, वायरस से, पैरासाइट से, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद देता है। हमारी बॉडी में हर वक्त ये वायरस, बैक्टीरिया, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में हर वक्त सांस के साथ, खाने के साथ आ जाते हैं, लेकिन हम हर वक्त बीमार नहीं होते। वजह क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम हमें इन वायरस, बैक्टीरिया से बचा लेता है। कभी कभार इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लेट एक्शन लेता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में एक बकायदा डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो हमें बीमार होने से, इन वायरस से, इन पैरासाइट से बचा रहा होता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इस पूरे इम्यून सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो आपने बायोलॉजी में ब्रांच बनाई, उसका नाम रखा आपने इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी को आप इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है? आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा कि अगर एटम्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपके पास कंबाइन होते हैं, तो फिर जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है उसको आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बेतहाशा है दुनिया में, बहुत सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स आपके पास इस दुनिया में मौजूद हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है, इंसान की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। अब हर किस्म का मॉलिक्यूल तो हमारी बॉडी में नहीं होता, कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं बस आपकी बॉडी में। तो उन मॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए हमने जो बायोलॉजी में ब्रांच बनाई, उसका नाम रखा हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So molecular biology क्या हो गई? Molecular biology is the branch of biology that deals with the study of biomolecules. इसमें हम सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स को स्टडी नहीं किया जाता। तमाम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए आपके पास साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक होता है, सिर्फ उनको स्टडी किया जाता है। तो ये थी जी कुछ अहम तरीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। आपने देखा बहुत सारी ब्रांचेस आई, 3 तो मेजर थी, लेकिन कितनी सारी ब्रांचेस आई। हमने जितनी रिसर्च करते गए, हमने देखा जी हर फील्ड के एतबार से हमने एक एक ब्रांच बना दी, हर एतबार से। तो आज की क्लास की हमारी समरी क्या हुई? आज की क्लास में हमने देखा कि बायोलॉजी में कुछ मेन ब्रांचेस हैं, और कुछ जो है उसके मेन ब्रांचेस के अलावा बहुत सारी अदर ब्रांचेस भी है। मेन ब्रांचेस हमारे पास कौन सी हैं जी? सबसे पहले हमने जो मेन ब्रांचेस स्टडी करी, हमारे पास बायोलॉजी में 3 मेन ब्रांचेस, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी में आप एनिमल्स को स्टडी करते हो, बॉटनी में आप प्लांट्स को स्टडी करते हो, और माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो। ये 3 आपकी बायोलॉजी में मेजर ब्रांचेस का दर्जा रखती है। ज़ूलॉजी में आप एनिमल्स को पढ़ते हो, बॉटनी में आप प्लांट्स को पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपनी बॉडी में खुद तैयार कर लेते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस। जबकि ज़ूलॉजी में हमने एनिमल्स को स्टडी करना होता है। एनिमल्स कौन होते हैं जी? जो कि हेटरोट्रॉप होते हैं। और हेटरोट्रॉप किनको कहा जाता है? उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपना खाना अपनी बॉडी में तैयार नहीं करते, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं। ये ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप आपकी बायोलॉजी में बहुत यूज होगा। जबकि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आईज से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये 3 तो आपकी बायोलॉजी में मेजर ब्रांचेस थी। लेकिन जैसे हमने आगे अपनी बायोलॉजी में एडवांस हुए, तो हमने देखा कि खाली 3 ब्रांचेस बायोलॉजी में बनाना काफी नहीं है। तो हमने फिर मुख्तलिफ हर एक एक्सपेक्ट के लिए, हर एक स्पेशलिटी के लिए हमने एक अलग अलग ब्रांचेस बना दी। कौन कौन सी अदर ब्रांचेस हमने पढ़ी बायोलॉजी में? हमने ये कुछ ब्रांचेस पढ़ी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक ठाक ब्रांचेस पढ़ी हमने। मॉर्फोलॉजी में आप ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। एनाटॉमी में आप ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो। फिजियोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है उसको स्टडी करते हैं।
इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स का जो एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम जाइगोट के अंदर जो डेवलपमेंट होती है जिससे वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इस डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो अब हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, फॉसिल्स की सूरत में, बस अब वो हमें पत्थरों में पाए जाते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट यानी उनको चेंज करना सीखते हैं ताकि हम उनसे प्रोडक्ट बना सकें। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स और मेडिसिन को स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक होता है। तो ये थी जी आपके पास बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस। ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। आई होप आपके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक में, इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।